नमस्कार, सुप्रभात मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो बिहार से आ रही है। बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के निकट दिल्ली के आनंद विहार से कामाख्या को जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन के 21 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। दरअसल इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत की पुष्टि भी हुई है, जबकि 80 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गंभीर रूप से घायल यात्री को पटना पहुंचाया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त हादसे के बाद की हम आपको दिखा रहे हैं। बक्सर में हुआ ये रेल हादसा, 4 लोगों की जान इस हादसे में चली गई और अब तक कई लोगों के घायल होने की खबर आई है। और आपको बता दें कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें पटना भेजा गया है इलाज के लिए। रघुनाथपुरा स्टेशन के पास ये हादसा हुआ, जहां पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बेपटरी हो गई और यहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है जहां इलाज उन्हें दिया जा सके। और आपको बता दें ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतरने के बाद हादसा हुआ और पटरी से उतरने के कारण हुए हादसे के चलते 4 लोगों की मौत हो गई और काफी लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है और आपको बता दें कि इस हादसे में घायल हुए, गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को पटना भेजा गया है। रेल हादसे में 4 यात्रियों की मौत का अब तक आंकड़ा सामने आया है और अभी जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है पटना में। हादसे के बाद की 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक हादसे के तुरंत बाद जब स्थानीय लोगों और प्रशासन के माध्यम से रेस्क्यू शुरू किया गया और दूसरी जो तस्वीर है ये तस्वीर हादसे के बाद आज सुबह की तस्वीर है, जब दिन के उजाले में पूरी स्थिति नजर आई। चूंकि रात के अंधेरे में जो हालात थे वो पूरी तरह से उसका अंदाजा नहीं लग पा रहा था, लेकिन दिन के उजाले में जो स्थिति है जिसमें यह पता चला कि 21 डिब्बे यहां बेपटरी हो गए, डिरेल हो गए और इसकी वजह से यह हादसा हुआ। बक्सर के डीएम ने इस पूरे मामले में अब तक आधिकारिक पुष्टि की है। लगातार डिटेल्स आपको पहुंचा रहे हैं। हादसे में अब तक 80 से अधिक यात्रियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, और ये 2 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जहां बोगिया नीचे उतर गई पटरी से। यह हादसा रात को हुआ था, रात 9:35 पर हुआ। ट्रेन में कई लोग सवार थे और कई सारे यात्री ऐसे हैं जो घायल भी हुए हैं। फिलहाल कहा जा रहा है कि 80 लोग ऐसे हैं जो घायल हैं, लेकिन ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। हालांकि घटना के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ पटना, आरा और बक्सर से रेलवे की बचाव टीम रेस्क्यू करने पहुंच गई और लगातार अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और बढ़ते आगे इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। निजी अस्पताल की आईसीयू में आग लगने का मामला और धुआं भर जाने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इसी के साथ मरीजों को बचाने के लिए परिजनों ने गेट तोड़ दिए। आईसीयू में भर्ती थे 10 से ज्यादा मरीज। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ मरीजों को दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया है। आग लगने के बाद पूरा धुआं अंशिका यहां पर भर गया था और चूंकि कुछ लोग जो पेशेंट्स यहां पर अंशिका एडमिट थे, वहां जो परिजन मौजूद थे उन्होंने दरअसल जो कांच के गेट थे उन्हें तोड़कर अपने परिजनों को बचाया। और अभी ये लापरवाही है या ये कोई दुर्घटना थी, किस वजह से ये हुई और ऐसा क्यों हुआ, अभी फिलहाल इसकी पड़ताल की जा रही है। इंदौर से ये दुर्घटना का मामला सामने आया। निजी अस्पताल के एक आईसीयू में ये दुर्घटना हुई जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग भर्ती थे, जो परिजन थे, उनमें कुछ देर के लिए अफरा तफरी का सा माहौल बना रहा। और अभी की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं जब फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाया गया। चूंकि आग हालांकि कम थी, धुआं ज्यादा होने की वजह से एक घुटन की स्थिति यहां पर बन रही थी लोगों के लिए और इसके चलते लोगों ने जो कांच के गेट थे उसे तोड़कर अपने परिजनों को बाहर निकाला। तो निजी अस्पताल के आईसीयू में यह आग लगी और शॉर्ट सर्किट की वजह से आशंका जताई जा रही है कि आग लगी, लेकिन धुआं भरने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। फिलहाल आईसीयू में एडमिट मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है, वहीं कुछ मरीजों को दूसरे वार्ड में रखा गया है। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल रही है? फिलहाल क्या आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है और कितने मरीज वहां पर भर्ती थे उनको सही जगह पर, सही वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर के एलआईजी चौराहा स्थित ये केयर सीएचएल हॉस्पिटल है। देर रात तक मैं वहां पे मौजूद था। जो उनका जो क्रिटिकल केयर यूनिट है, जो आईसीयू वार्ड का जो क्रिटिकल केयर यूनिट है, उस वार्ड में आग लगी थी और एक मरीज को जब आईसीयू के अंदर शिफ्ट किया जा रहा था तो जानकारी सामने आई कि वेंटिलेटर का जो स्विच है उसमें स्पार्किंग होती है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। पूरे वार्ड के अंदर धुआं भर जाता है और सबसे बड़ी बात है, जैसे ही ये स्थिति बनती है इलेक्ट्रॉनिक डोर भी बंद हो जाता है। परिजन जिनके मरीज वहां पर भर्ती थे, परिजन दौड़ते हुए ऊपर की ओर आते हैं, चीख पुकार मची होती है। उस दौरान वो आके देखते हैं कि सामने का डोर पूरी तरीके से बंद था। परिजनों ने मुख्य जो गेट है, इलेक्ट्रॉनिक जो डोर है, उसे तोड़ा। उसके बाद अंदर जैसे ही घुसे तो अंदर मरीजों की हालत ज्यादा खराब थी क्योंकि धुआं भर चुका था। ताबड़तोड़ सामने की तरफ के जो फ्रंट के ग्लास है उसे तोड़ा गया कि जिससे धुआं जल्द से जल्द बाहर निकल सके। 10 से ज्यादा उस वक्त जो गंभीर स्थिति में मरीज वहां पे भर्ती थे, जिनका उपचार चल रहा था, उनमें से अधिकांश मरीजों को तत्काल दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया था। जो मरीज जो थे और दूसरे वहां पे उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। परिजनों का कहना था कि लंबे समय बीत गया लेकिन लंबे समय तक उन्हें उनके मरीजों का मिलने नहीं दिया गया, उनका हाल नहीं बताया गया। तो तमाम चीजों को लेकर उनके गंभीर आरोप थे और सबसे बड़ी बात है कि अस्पताल का जो फायर सिक्योरिटी सिस्टम है उसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल क्योंकि लगातार वहां पर नजर बनाए हुए प्रशासन की टीम और इसमें भी जांच पड़ताल हो रही है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश। तो यहाँ पर जो स्थिति बनी उसके बाद गनीमत अंशिका ये रही कि जो गैस सिलेंडर्स देखिए आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, वहाँ पर एलपीजी के गैस सिलेंडर्स हैं, उन्हें किस वजह से वहाँ रखा गया था, किसी इक्विपमेंट में क्या वे इस्तेमाल होते थे, ये देखने का विषय होगा। हालांकि इनमें आग नहीं लगी, इन्हें समय रहते वहाँ से हटा दिया गया इसके ऑपरेशन के दौरान। ये एक गनीमत की बात रही, ज़्यादा बड़ा नुकसान यहाँ नहीं हुआ। और एमपी में निर्वाचन आयोग ने एक्शन लिया है। जबलपुर एसपी तुषार कांत विद्यार्थी को हटाया है। भिंड एसपी मनीष खत्री को हटा दिया गया है। दोनों अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय भेजा गया। दरअसल कलेक्टर रतलाम नरेंद्र सूर्यवंशी का भी तबादला कर दिया गया। नरेंद्र सूर्यवंशी उप सचिव मध्य प्रदेश शासन बनाए गए हैं। खरगोन कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा का भी तबादला कर दिया गया। शिवराज सिंह वर्मा उप सचिव मध्य प्रदेश शासन बनाए गए हैं। तो बड़ी कार्रवाई निर्वाचन आयोग की तरफ से, क्योंकि इस वक्त निर्वाचन आयोग के हाथ में ये सारी जिम्मेदारियां हैं और निष्पक्ष चुनाव हो सके, निर्भीक चुनाव हो सके, फाइन एंड फेयर इलेक्शन के लिए ये कार्रवाई अमूमन देखी जाती है और मध्य प्रदेश में भी वही हो रहा है। इस वक्त चुनाव आयोग के द्वारा कुछ अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, अपने अनुसार, अपने लोगों की सुविधा के अनुसार, और साथ साथ ही जो निष्पक्षता है वो बनी रहे, एक जो पारदर्शिता है वो बनी रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया और यहाँ पर कुछ अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। और यहाँ किए गए तबादले अब ये इलेक्शन के बाद ही, आगे जब नई सरकार का गठन होगा उसके बाद अब ये ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार के हाथ में आएगी। अब तक फिलहाल जो जिम्मेदारी है वो निर्वाचन आयोग के हाथ में। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक होनी है। दरअसल सीईसी की बैठक से पहले मंथन होगा और भूपेंद्र यादव, वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। अश्विनी वैष्णव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। चुनाव को लेकर ये रणनीति बनेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक से पहले मंथन किए जाने के लिए भूपेंद्र यादव, वीडी शर्मा, अश्विनी वैष्णव सरीखे नेता इस बैठक में मौजूद होंगे। प्रियंका गांधी आज मंडला जिले के रामनगर आ रही हैं। उनके आगमन को लेकर रामनगर मैदान में करीब 2 से 3 एकड़ में पंडाल लगाया गया है। दरअसल यहां पर एक विशाल जनसभा को वो संबोधित करने के लिए पहुंचेंगी और करीब 50,000 लोगों के यहां पहुंचने का अनुमान है। प्रियंका गांधी वाड्रा करीब 11 बजे मंडला के चौगान पहुंचेंगी और यहां वो मढ़िया में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद रामनगर में आम सभा को संबोधित करेंगे और करीब 2 बजे वापस दिल्ली के लिए वे रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि उनकी इस सभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मंत्री तरुण भनोट, कमलेश्वर पटेल सहित कई बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे और ये चुनाव प्रचार में जुटी कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी सभा, जिसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा आ रही हैं आज।
चलिए बढ़ते हैं आगे। कैलाश विजयवर्गीय की जुबान फिसल गई। दरअसल एमपी को पैरों के तले रौंदा है जैसे वाक्य का इस्तेमाल करके अब वे घिरते नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की फिसली जुबान, जिसमें मीडिया से बातचीत में उन्होंने बोला कि शिवराज जी और हमारी टीम ने एमपी को पैरों तले रौंदा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए जुबान फिसली कैलाश विजयवर्गीय की, और अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ पर बोल रहे थे कुछ, और इसी दौरान उनकी जुबान फिसल गई और एमपी को पैरों तले रौंदने तक की बात कह डाली। रौंदा गया है एमपी को पैरों से, ये कहा कैलाश विजयवर्गीय ने। आगे उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। 75 साल की उम्र के बाद वैसे भी नींद कम आती है, और कमलनाथ जी सपने देखते रहते हैं। सपने सच करने के लिए मेहनत करना पड़ती है। खाली एसी में बैठकर बयानबाजी करने से सपने सच नहीं होते। कमलनाथ जी ने कभी मध्य प्रदेश अभी देखा ही नहीं है। हेलीकॉप्टर से उड़े, सड़कें नहीं देखी उन्होंने, गरीबों के गांव नहीं देखे, गरीबों के घर नहीं देखे। उनको क्या मालूम अभी। हम लोग, शिवराज जी, हमारी पूरी टीम ने पूरे मध्य प्रदेश को, जब छत्तीसगढ़ एक था, अपने पैरों से रौंदा है। और इसलिए हम जानते हैं गरीब की तकलीफ क्या है, गरीब का दर्द क्या है, और इसलिए एक एक करके मध्य प्रदेश का हमने विकास किया, गरीब की तकलीफ को दूर किया। मध्य प्रदेश में चुनावों के ऐलान के साथ ही प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है, और उधर विद कांग्रेस हैंडल से किए गए पोस्ट को लेकर सियासी बवाल मच गया है। सीएम शिवराज ने कांग्रेस की मानसिकता को कुंठित बताया, तो वहीं कमलनाथ ने पलटवार करते हुए जांच कराए जाने की नसीहत दी है। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जुबानी जंग के साथ सोशल मीडिया पर भी सियासी वार छिड़ गया है। विद कांग्रेस हैंडल से किए गए इस पोस्ट को लेकर एमपी में बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बाद में खुद सीएम शिवराज ने मोर्चा संभाला और पोस्ट किया। कांग्रेस से भला क्या उम्मीद की जा सकती है। कांग्रेस को अगर श्राद्ध करना ही है तो अपनी कुंठित सोच और कुसंस्कारों का करे। ये धर्म और कर्म को लेकर निरंतर पाप कर रहे, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। हे प्रभु, आप इन कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दें। उधर सीएम के पोस्ट पर कमलनाथ ने भी एक्स पोस्ट किया। कमलनाथ ने पोस्ट के pीछे कांग्रेस का हाथ होने से इनकार किया, साथ ही इस मामले की जांच कराने को कहा। कमलनाथ ने झूठे दुष्प्रचार के आरोप भी लगाए। कमलनाथ ने लिखा, प्रिय शिवराज जी, ईश्वर आपको दीर्घायु करे। कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसा ट्वीट नहीं हुआ। आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। कांग्रेस पर आरोप लगाना राजनीति का निचला स्तर। आपके दुश्मन आपकी पार्टी में बैठे हैं। अपनी पार्टी में अनुशासन स्थापित करें। पोस्ट आपत्तिजनक है। ऐसे में बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलना स्वाभाविक है। हालांकि कांग्रेस ने ऐसे किसी पोस्ट से इनकार किया है, लेकिन बीजेपी इसे यूं ही नहीं जाने देना चाहती। ऐसे में इस मसले से किसे नफा होता है और किसे नुकसान, ये आने वाला वक्त बताएगा। और बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के उत्तर विधानसभा में रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने सोशल मीडिया पर श्राद्ध वाले पोस्ट को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर मामा से डरने के आरोप लगाए, साथ ही श्राद्ध वाले पोस्ट पर कांग्रेस को जमकर घेरा। भोपाल उत्तर विधानसभा से बीजेपी ने आलोक शर्मा को टिकट दिया है। शिवराज ने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोटों की अपील भी की, और साथ ही श्राद्ध वाले पोस्ट पर अपनी तरफ से अपने विचार रखे और कहा कि मामा से डर गई है कांग्रेस। राहुल बाबा से लेके कमलनाथ तक, और कल तो कुछ लोगों ने मामा का श्राद्ध भी करवा दिया, ट्वीट कर दिया, ट्वीट, मामा तेरा श्राद्ध हो गया। मेरे बहनों और भाइयों, मामा के मरने की भी दुआएं की जा रही है। ऐसा क्या है मामा में? कांग्रेस के लोग दिन और रात, सवेरे शाम एक ही नाम, शिवराज चौहान, शिवराज मामा, नींद में भी जग जाते हैं चमक चमक के। शिवराज मामा तेरा सत्यानाश हो जाए, तू कहां से आ गया? लेकिन मैं शिवराज हूं, अपनी जनता का सेवक। अगर मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा अपनी जनता की सेवा के लिए।
मध्य प्रदेश के चुनावी रण में कौन विजय पताका लहराएगा, किसके दावे दम दिखाएंगे, किसके वादों पर वोटों की मुहर लगेगी और किसके आरोपों के तीर निशाने पर लगेंगे, ये तो 3 दिसंबर को नतीजे साफ हो ही जाएंगे। लेकिन इस बीच अपने अपने जीत के दावे लगातार हर नेता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही बयानों के तीर तीखे और प्रचार का शोर तेज हो गया है। अब तक की चुनावी लड़ाई में बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है। 136 उम्मीदवारों की 4 सूचियां जारी करने के बाद बीजेपी का जोश हाई है और इसी जोश के साथ कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही माइंड गेम के तहत बीजेपी के बयानों और दावों के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स का पैंतरा भी चलना शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस की तो हवा निकल गई है। 136 सीटें भाजपा और कांग्रेस 0। मुझे लगता है परिणाम भी कुछ ऐसे ही होने वाला होगा। अब तो कांग्रेस तय करे कि वो बचे हुए 35 दिनों में कैसे अपनी गुटबाजी के आधार पर टिकट बांटेगी, फिर कैसे जूतम पैजार से बचेगी और कैसे चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंडतम विजय की ओर बढ़ चली है। उधर कांग्रेस भी ये बताने और जताने में जुटी है कि वो किसी भी तनाव दबाव से दूर है। बीजेपी के दावों को ख्याली पुलाव बताते हुए कांग्रेस भी दम भर रही है और बीजेपी को वेट एंड वॉच की सलाह दे रही है। दिल समझाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। भारतीय जनता पार्टी दबी जुबान में जश्न मना रही है। कांग्रेस की सूची आ जाने दीजिए। ये 136 चेहरों में भारतीय जनता पार्टी लगभग 80 चेहरे पराजय के रूप में स्वीकार करेगी। सियासी महाभारत में जुबानी जंग चरम पर है। दावों का दम है तो आरोपों की बौछार भी, लेकिन हकीकत यही है कि मौजूदा वक्त में बीजेपी अब तक अपने 136 योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया है, प्रत्याशियों ने भी प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता उम्मीदवारों की सूची आने को लेकर बेकरार हैं और हाईकमान को श्राद्ध पक्ष खत्म होने का इंतजार है। बढ़ते आगे, व्यापम घोटाले में सजा का ऐलान। 2 आरोपियों को 5 साल की सजा सुनाई गई। 2009 में अपनी जगह किसी दूसरे को बैठाकर पीएमटी की परीक्षा दिलवाए जाने के आरोपी थे। एक आरोपी एमजी मेडिकल में एमबीबीएस कर रहा था, दूसरा आरोपी सफदरगंज नई दिल्ली से एमबीबीएस कर रहा था। एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने 2014 में संयुक्तागंज थाने में शिकायत की थी। सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट में 30 लोगों के बयान दर्ज कराए थे। आरोपी पुरुषोत्तम खुरिया और सौरभ सिंह को 5 साल की सजा भी सुनाई। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जंग चल रही है और इस बीच टीकमगढ़ की एक छात्रा इजरायल में फंसी हुई है। स्वाति सिरोटिया के परिजन ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल स्वाति इजरायल में एग्रीकल्चर में एमएससी कर रही हैं और वो इसी महीने वतन लौटने वाली थी, लेकिन जंग शुरू हो गई। अब इस जंग में स्वाति वहां फंस गई हैं और परिवार के लोग स्वाति को लेकर चिंतित हैं। स्वाभाविक है, और बिटिया की सुरक्षित वापसी की परिवार अब गुहार लगा रहा है सरकार से। और ऐसे में देखना यह होगा कि इजराइल से स्वाति की वापसी के लिए क्या प्रयास होते हैं। इससे पहले हमने यूक्रेन और रशिया के युद्ध में देखा था कि भारतीय तिरंगा एक रक्षा कवच की तरह काम कर रहा था। भारतीय तिरंगे के साए में भारत तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान तक के लोग आए, अपनी जान बचाकर वहां से निकले। और इजराइल भी चूंकि मित्र राष्ट्र है, ऐसे में इजराइल में भी भारतीयों को वापस सुरक्षित लाए जाने के लिए इजराइल की सरकार की मदद मिलने की पूरी संभावना है। चूंकि अंशिका इस वक्त खुद इजराइल सरकार जो है वो एक चुनौतीपूर्ण मोर्चे पर डटी हुई है। ऐसे में भारत सरकार क्या प्रयास वहां से करेगी, क्या वहां से बच्चों को निकालने के लिए कोशिशें होंगी, ये देखने का विषय होगा। परिवार बच्ची की सुरक्षित वापसी की मांग कर रहा है। मतलब डायरेक्ट वाली जो फ्लाइट है वह तो बंद है 14 तक,
हाँ, के अलावा एम्बेसी ने कछु नहीं करो, अब एम्बेसी से कोई वो नहीं है, अच्छा, हाँ, कोई हेल्प नहीं है। हाँ, ये के अलावा सिर्फ अकेले एक एयरलाइन है, बाजात इतने से आदिश अबाबा इथियोपियन एयरलाइन, हाँ, और आदिश अबाबा से दिल्ली या मुंबई। मेरी रिया इजराइल में MSc करने गई थी 2020 में, नवंबर 2020 में एग्रीकल्चर से MSc करने गई थी। इजराइल गवर्नमेंट से उसका सिलेक्शन हुआ था और नवंबर में गई थी वो। आज अब उसका कंप्लीट हो गया था, इस महीने में उसे वापस आना था, अक्टूबर में आना था, 30 अक्टूबर के पहले वापस आना था। लेकिन और भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर विश्व कप में दूसरी जीत दर्ज कर ली है और भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार 131 रन की पारी खेली। तो वही विराट कोहली के बल्ले से 55 रन निकले हैं। सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने 47 रनों का योगदान दिया, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने 35 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है और ट्वीट कर लिखा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने शुरुआती मैच में यादगार जीत के बाद हमारी क्रिकेट टीम ने विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ प्रभावशाली जीत के साथ अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखा है। टीम को बधाई। प्रधानमंत्री की तरफ से ये शुभकामनाएं आशीष। ये इसके अलावा एक और जो कई महत्वपूर्ण तथ्य इस मैच में देखने को मिले। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम पर हुए इस मैच के दौरान कप्तान रोहित शर्मा ने अंश का जो शतक बनाया, अब तक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले वो भारतीय खिलाड़ी बन गए। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 6 शतक वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट्स में बनाए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।